नमस्कार दोस्तों। एग्जाम कांकर्स चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं जैसे पीसीएस, आरओएआरओ और पीसीएसजे आदि के प्रत्येक वर्ष के प्रश्नों की विषयवार टेस्ट सीरीज शुरू किया है। इसी कड़ी में आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रश्न जो पीसीएस 2023 में पूछे गए थे उनको लेकर उपस्थित हैं। इसके पहले हमने पीसीएस 2023 के इतिहास के प्रश्न और भूगोल के प्रश्न की टेस्ट सीरीज कराया है। अगर आपने वो टेस्ट सीरीज नहीं किया है अभी तक तो उसको बिल्कुल कर लीजिए, वो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। इस टेस्ट सीरीज को शुरू करने का उद्देश्य है कि आयोग द्वारा अपनाए गए पैटर्न की जानकारी आपको हो जाए, जिससे आप सही दिशा में तैयारी कर सकें। साथ ही प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को बेहतर तरीके से तैयार करके परीक्षा के दौरान होने वाली जो आसान गलतियां हैं वो सुधर जाएं, वो आसान गलतियां ना हो। इस टेस्ट सीरीज की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें लोक सेवा आयोग द्वारा अगर किसी प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं तो जहां आवश्यकता है उन चारों विकल्पों की व्याख्या की गई है। अतः आप इस टेस्ट सीरीज को मन लगाकर सॉल्व करिए। हमारा पूरा प्रयास है कि यहाँ पढ़ने के बाद आपको और कहीं प्रश्न सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए, आज जो है पीसीएस 2023 के प्री परीक्षा में साइंस और टेक्नोलॉजी के जो प्रश्न आए हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो सूची 1 में रोग दिया है और सूची 2 में कारक दिया है। तो अब पहला है पेप्टिक व्रण या पेप्टिक अल्सर, इसका कारक विषाणु दिया है। और दूसरा है डेंगू, डेंगू का कारक प्रोटोजोआ दिया है। तीसरा है फील पांव का दिया है कृमि। और चौथा है डी ऑप्शन, उसमें मलेरिया दिया है, मलेरिया का जीवाणु दिया है। तो देखिए, जो पेप्टिक अल्सर होता है वो किससे होता है? पेप्टिक अल्सर होता है जीवाणु से होता है। डेंगू किससे होता है? डेंगू वायरस होता है। फील पांव किससे होता है? यह एक कृमि होती है फील पांव। और मलेरिया किससे होता है? ये प्रोटोजोआ से होता है। तो इस प्रकार उत्तर क्या हो जाएगा? ए का 4 है, बी का 1 है, सी का 3 है और डी का 2 है। 4 1 3 2। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। 4 1 3 और 2, इसमें ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है, जिसका वाहक मच्छर कौन होता है? मादा एनाफेलीज होता है। इसके लक्षण में ठंड के साथ बुखार होता है। इसमें तिल्ली एवं आरबीसी पूछा जाता है, कौन सा अंग प्रभावित होता है मलेरिया से? तो तिल्ली और आरबीसी का अंग प्रभावित होता है। ठीक है, तिल्ली और आरबीसी प्रभावित होता है। ठीक, अब डेंगू बुखार, जिसे हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जानते हैं, एडीज मच्छर के काटने से होता है। डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है? एडीज के काटने से। ये पूछा गया प्रश्न है कई बार। यह वायरस से होता है, डेंगू वायरस होता है। इसके लक्षण आंखों, पेशियों, सिर तथा जोड़ों में दर्द होता है। यह संपूर्ण शरीर, खासकर सिर, आंखों और जोड़ों को प्रभावित करता है। अगला देखते हैं, पेप्टिक अल्सर क्या है। तो पेप्टिक अल्सर जो है एक तरह का घाव है जो खाने की नली में, किसमें? खाने की नली में, पेट में या छोटी आंत में होता है। यह किसके कारण होता है? यह एच पाइलोरी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। पेप्टिक अल्सर किसके कारण होता है? एच पाइलोरी नामक बैक्टीरिया से होता है। इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हंसी पैदा करने वाली गैस के रूप में जाना जाता है? हंसी पैदा करने वाली गैस कौन है? ऑप्शन ए है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन सी है कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑप्शन डी है अमोनिया। तो लाफिंग गैस या हंसी पैदा करने वाली गैस कौन सी है? तो ये है नाइट्रस ऑक्साइड है। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस भी कहते हैं या हंसी पैदा करने वाली गैस भी कहते हैं।
देखिए, हंसी पैदा करने वाली गैस भले ही है, लेकिन यह ग्रीन हाउस गैस भी है। क्या है? यह ग्रीन हाउस गैस भी है, नाइट्रस ऑक्साइड। साथ ही सीएफसी क्या है? सीएफसी भी जो है ग्रीन हाउस गैस है। इसका प्रयोग जो है शीतलक के रूप में रेफ्रिजरेटरों में किया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? जो जीवाश्म ईंधन होते हैं जैसे कोयला और खनिज तेल, जब इनका पूर्ण दहन नहीं होता है, अपूर्ण रूप से जल जाते हैं, आंशिक रूप से दहन होता है इनका, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। और ये क्या करती है? ये सांस के द्वारा शरीर में प्रवेश करती है और मनुष्य के हीमोग्लोबिन से क्रिया कर लेती है और उसकी ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता को कम कर देती है। थोड़ी देर बाद मनुष्य का जो है दम घुटने लगता है और उसकी जान निकल जाती है। इसे स्ट्रैंगुलेटिंग गैस या दम घोंटू गैस भी कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में। अमोनिया क्या है? अमोनिया तीखी गंध वाली रंगहीन हल्की गैस होती है, पानी के साथ बहुत तेजी से क्रिया करती है। इसका उपयोग कहाँ होता है? रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन में होता है। साथ ही फ्रिज में भी, रेफ्रिजरेटरों में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, कूलिंग के लिए। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस के रूप में जाना जाता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? N2O। ठीक है, अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कीटभक्षी पौधा है? तो कीटभक्षी पौधा कौन सा है? ये है नेपेंथिस, नेपेंथिस खासियाना। ये कीटभक्षी पौधा होता है। ऐसे पौधे जो ऐसे जमीन पे उगते हैं जिनमें नाइट्रोजन की कमी होती है, वहां उगते हैं ये पौधे, और अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कीड़ों को खाते हैं। तो ये नेपेंथिस खासियाना एक कीटभक्षी पौधा है। ऑप्शन डी सही है। व्याख्या देखते हैं। नेपेंथिस एक मांसाहारी कीटभक्षी पौधा है। नेपेंथिस जो है एक मांसाहारी कीटभक्षी पौधा है। निकोटियाना, निकोटियाना क्या है? जो दूसरा विकल्प है वो शाकीय पौधा है। निक्टेंथिस क्या है? यह एक पुष्पीय पौधा है। और निलिम्बो क्या है? यह एक जलीय पौधा या एक्वेटिक प्लांट है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है? तो डिप्थीरिया से कौन सा टीका बचाता है? यह है ऑप्शन सी, टाक स्क्वाड। टाक स्क्वाड जो है यह डिप्थीरिया से बचाता है। यह एक टीका है डिप्थीरिया का। इसकी व्याख्या देखते हैं। टाक स्क्वाड डिप्थीरिया से बचाव के लिए प्रयोग किया जाता है। डिप्थीरिया से बचाव के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? टाक स्क्वाड का। डिप्थीरिया, इसे रोहिणी के नाम से भी जाना जाता है। यह जो है जीवाणु से होने वाला रोग है। डिप्थीरिया किससे होता है? जीवाणु से होता है। आज का पांचवा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं है? ऑप्शन ए है आर्गन, ऑप्शन बी है क्रिप्टन, ऑप्शन सी है एक्टिनियम और ऑप्शन डी है रेडान। तो कौन सी नहीं है नोबल गैस? नोबल गैस नहीं है एक्टिनियम। ऑप्शन सी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, नोबल गैसों को उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। इन्हें अक्रिय गैस के नाम से भी जानते हैं। नोबल गैस आवर्त सारणी के समूह 18 में पाए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मुख्य नोबल गैस कौन कौन से हैं? देखिए, एक है हीलियम, एक है नियान, एक है आर्गन, एक है क्रिप्टॉन, फिर जेनान, फिर रेडान। मुख्य रूप से यही 6 जो है ये नोबल गैसें हैं। इन्हें याद रखिएगा, ये हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कौन कौन से हैं? हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडान। ये जो है 6 गैसें हैं जो नोबल गैसें कहलाती हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन सा है? प्राकृतिक रेशम में कौन सा घटक पाया जाता है? तो देखिए, पोटेशियम है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी नाइट्रोजन और ऑप्शन डी फास्फोरस। तो प्राकृतिक रेशम का घटक कौन सा है? यह है नाइट्रोजन। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, प्राकृतिक बहुलक रेशम में नाइट्रोजन विद्यमान होता है, जबकि कृत्रिम रेशम में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। तो प्राकृतिक में नाइट्रोजन पाया जाता है और कृत्रिम रेशम में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। चलिए 7वें प्रश्न की तरफ चलते हैं।
समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं? ऑप्शन ए है आयोडीन के, ऑप्शन बी है आर्गन के, ऑप्शन सी है ब्रोमीन के और ऑप्शन डी है क्लोरीन के। तो समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत है? ये है आयोडीन के स्रोत हैं। समुद्री शैवाल आयोडीन के स्रोत है। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, समुद्री शैवाल मनुष्य के लिए आयोडीन के महत्वपूर्ण स्रोत है। समुद्री शैवाल का मुख्यतः खाद्य स्रोत के रूप में एवं उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। खाद्य स्रोत के रूप में और उर्वरक के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। और ये किसके स्रोत हैं? आयोडीन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं समुद्री शैवाल। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मानव का हृदय कितने चैम्बर्स का बना होता है? चैम्बर्स या घटक, कितने चैम्बर्स का बना होता है मानव का हृदय? तो मानव के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4 होते हैं। 4 कोष्ठक होते हैं मानव के हृदय में। तो बताइए, 2 कोष्ठक किसके उस हृदय में होते हैं? ऐसे जंतु जो एम्फीबिया वर्ग के अंतर्गत आते हैं, जो मतलब जल और थल दोनों पे रहते हैं, उनमें जो है 2 कोष्ठक पाए जाते हैं। 2 आलिंद और 1 नीला पाया जाता है उनमें। ठीक है, तो ये कौन से, इसमें दो आलिंद और 1 नीला किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है मेढक में। 2 आलिंद और 1 नीला मेढक में पाया जाता है, टोड में और सैलामेंडर में पाया जाता है। और जिसमें 3 पाए जाते हैं, 3 चैम्बर किसमें पाए जाते हैं? ये रेप्टिलिया वर्ग या सरीसृप वर्ग के जो जीव होते हैं, जो रेंग कर चलने वाले जंतु होते हैं, जल थल दोनों पे रहते हैं, उनका हृदय 3 कोष्ठीय होता है। जैसे कौन कौन से होते हैं इसमें? छिपकली, सांप और कछुआ। लेकिन एक और जानवर है जिसे कहते हैं घड़ियाल, ये भी इसी वर्ग में आता है, लेकिन इसके हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। ये अपवाद है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। घड़ियाल का जो हृदय होता है उसके 4 कोष्ठक होते हैं। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठकों में विभाजित होता है। मनुष्य का जो हृदय होता है उसमें 4 कोष्ठक होते हैं। ऊपर वाले 2 कक्षों को दायां एवं बायां आलिंद कहते हैं या एट्रियम कहते हैं, जबकि निचले कक्षाओं को दायां या बायां निलय या वेंट्रिकल्स कहते हैं। ठीक है, तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट की बीटा सेल द्वारा स्रावित होता है? तो कौन सा हार्मोन है अग्नाशय के लैंगरहैंस से स्रावित होने वाला? आपको सबको पता होगा, इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन जो है वो अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट की बीटा सेल कोशिकाओं द्वारा, बीटा सेल द्वारा स्रावित होता है। अब इसमें एड्रीनलिन को क्या कहते हैं? ये कौन सा हार्मोन है? ये लड़ो और उड़ो हार्मोन है एड्रीनलिन। लड़ो और उड़ो हार्मोन, एड्रीनलिन हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, देखिए, इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय के आइलेट के बीटा सेल द्वारा स्रावित होते हैं। आज का 10वां प्रश्न है, पौधों में जाइलम किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? ऑप्शन ए है जल, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी अमीनो एसिड और ऑप्शन डी है भोजन। तो पौधों में जाइलम किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? जाइलम जल के लिए और फ्लोएम फूड के लिए। ऐसे याद कर लीजिए, जाइलम जैसे जाइलम है और जल है, तो जाइलम जल के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है और फ्लोएम फूड के लिए जिम्मेदार होता है। ऐसे याद कर लीजिए, बहुत पूछा जाता है ये परीक्षाओं में। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखिए, जाइलम जो है पौधों में जल परिवहन के लिए और जबकि फ्लोएम भोजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जाइलम जल और फ्लोएम फूड, इसको याद रखिएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि किसी भी अपडेट की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आपको यह टेस्ट सीरीज अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप इसमें कोई सुधार चाहते हैं तो वो भी आप सुझाव दे सकते हैं। ठीक है, चलिए, आज का 11वां प्रश्न है, पोषक स्तर बनते हैं।
तो पोषक स्तर किससे बनते हैं? ऑप्शन ए है केवल मांसाहारी जंतुओं से, ऑप्शन बी है केवल पौधों से, ऑप्शन सी है केवल जंतुओं से, और ऑप्शन डी है खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबद्ध होने से। तो कैसे बनते हैं पोषक स्तर? तो पोषक स्तर कैसे बनते हैं? खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबद्ध होने से। ऑप्शन डी सही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि पहले तो जो है एक उत्पादक रहेगा, उत्पादक के बाद जो है एक उपभोक्ता रहेगा, फिर प्राथमिक प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता रहेगा, फिर द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता रहेगा, फिर तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता रहेगा, फिर उच्च मांसाहारी वर्ग का उपभोक्ता रहेगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, एक सीरीज बन जाती है, एक चेन बन जाती है। तो खाद्य श्रृंखला में जैसे जैसे सारी सीरीज के जीव संबद्ध होंगे वो पोषक स्तर बन जाता है। एक पहले जो है शाक को कोई शाकाहारी जंतु खाता है, फिर उस जंतु को कोई दूसरा खाता है, फिर उसको तीसरा खाता है। तो इस प्रकार पोषक स्तर एक स्तर से दूसरे स्तर तक चलता जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का 12वां प्रश्न है, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो कि ऑप्शन ए है उष्मा जनित है, ऑप्शन बी है विद्युत जनित है, ऑप्शन सी है गैर नवीकरणीय है, और ऑप्शन डी है नवीकरणीय। तो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं? जो नवीकरणीय है। अब पारंपरिक ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं? पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वो हैं जैसे कोयला है, प्राकृतिक गैस इत्यादि जो है ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत है। जबकि जो है, क्योंकि इनकी एक लिमिटेशन है, एक समय के बाद ये खत्म हो जाएंगे। जबकि पवन ऊर्जा, सूर्य का प्रकाश, वायु, ये सब रिचार्जेबल है, ये इसीलिए इन्हें गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। ठीक है, चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है वह है, ऑप्शन ए है वोल्फिया, ऑप्शन बी है एजोला, ऑप्शन सी है ट्रापा, और ऑप्शन डी है लेमना। तो इसमें कौन सा पौधा है जो जलीय पौधा जो जैव उर्वरक के रूप में काम में लाया जाता है? मतलब ये चारों पौधे जलीय हैं, इसमें जैव उर्वरक के रूप में कौन काम में लाया जाता है? तो वो है एजोला। एजोला को जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें बोल्फिया क्या है? बोल्फिया जो है एक जलीय पौधों की एक प्रजाति है। ठीक है, इन्हें जो है यह दुनिया भर में जो है मीठे पानी के झीलों में पाए जाते हैं या दलदलों में पाए जाते हैं। इन्हें वाटर मिल या डकवीड भी कहा जाता है। इसमें जो है जड़ें नहीं होती हैं, इसलिए ये पानी पर, इसमें जो है जड़ें नहीं होती हैं, इसलिए ये पानी पर तैरते रहते हैं। ठीक है, यही बोल्फिया एक ऐसी प्रजाति है जिसने सबसे छोटे फूल पैदा किए जाते हैं, सबसे छोटे फूल होते हैं इन पौधों के, दुनिया के सबसे छोटे फूल इन्हीं पौधों के होते हैं, और सबसे छोटे फल भी इनके होते हैं जिन्हें यूट्रिकल कहा जाता है। इनके सबसे छोटे फलों को, बोल्फिया के फलों को, जो दुनिया के सबसे छोटे फल होते हैं उन्हें यूट्रिकल कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया बोल्फिया, सबसे छोटे फूल दुनिया के और सबसे छोटे फल ये बोल्फिया में ही होते हैं। और यह शांत मीठे पानी जल की झीलों में पाया जाता है। इसमें जड़ें नहीं होती, इसलिए यह पानी पर तैरता रहता है। इसे वाटर मिल या डकवीड भी कहा जाता है। अब आइए लेमना क्या है? लेमना भी एक बोल्फिया की ही एक प्रजाति है। इसका उपयोग, ये भी बोल्फिया की प्रजाति है, इसका उपयोग पशुओं के चारे एवं दवाओं के निर्माण में किया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रापा क्या है? बताइए, ट्रापा को आप जानते होंगे, अभी हम बताएंगे तो आप समझ जाएंगे कि आखिर ट्रापा क्या है। ट्रापा जो है, ट्रापा भी एक जलीय पौधे की एक प्रजाति है। ठीक है, इसे बफेलो नट या बैट नट भी कहते हैं। और इसका सबसे लोकप्रिय नाम जानते हैं क्या है? इसका सबसे लोकप्रिय नाम है सिंघाड़ा। सिंघाड़ा को ट्रापा भी कहा जाता है। तो ये हमने आपको चारों ऑप्शन के बारे में बता दिया, जिसमें ये 3 ऑप्शन नए थे, वोल्फिया, ट्रापा और लेमना। तो ट्रापा को भी बता दिया, ट्रापा सिंघाड़ा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
आज का 14वां प्रश्न है, निसार उपग्रह निम्नलिखित में से किन संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? ऑप्शन ए है ईएसए और इसरो द्वारा, ऑप्शन बी है रोस्कोसमोस और सीएनएसए द्वारा, ऑप्शन सी है इसरो और नासा द्वारा, और ऑप्शन डी है ईएसए और नासा द्वारा। तो निसार उपग्रह किसके द्वारा किया गया है? इसरो और नासा द्वारा। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, निसार उपग्रह नासा एवं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। यह एक संयुक्त भू पर्यवेक्षक उपग्रह मिशन है, अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन है। ठीक है। अब नासा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यूएस गवर्नमेंट एजेंसी, वाशिंगटन डीसी है। इसरो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, 15 अगस्त 1969 बेंगलुरु में स्थापित हुआ था। ठीक है। आज का 15वां प्रश्न है, रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर क्या कहलाते हैं? ऐसे जानवर जो रेगिस्तान में आवास करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मरुद्वीद जानवर कहते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, मरुद्वीद या जीरो कोल कहा जाता है। रेगिस्तान में रहने के अनुकूल किसी पशु के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला सामान्य शब्द है। तो जो रेगिस्तान में पशु रहते हैं उन्हें जीरो कोल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस टेस्ट सीरीज की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और हाँ, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लग रहा है, हमारा ये प्रयास कैसा लग रहा है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करिएगा, इससे हमें और अच्छा करने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आज का 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा mRNA वैक्सीन है जिसका उपयोग कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है? तो mRNA वैक्सीन कौन सी है? ऑप्शन ए है सिनोवैक, ऑप्शन बी है नोवोवैक्स, ऑप्शन सी है मॉडर्ना और ऑप्शन डी है स्पुतनिक। इसमें mRNA वैक्सीन कौन सी है? तो इसमें mRNA वैक्सीन है मॉडर्ना की। ये वैक्सीन mRNA की है। इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, अमेरिका द्वारा विकसित कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु मॉडर्ना mRNA टीका है। स्पुतनिक 5 वायरल वेक्टर का टीका है, ये रूस ने बनाया था। नोवोवैक्स अमेरिका द्वारा विकसित प्रोटीन आधारित टीका है। और सिनोवैक वैक्सीन चीन द्वारा, सिनोवैक कौन बनाया था? चीन द्वारा बनाया गया था, विकसित निष्क्रिय वायरस टीका है। तो ये सारे टीके की व्याख्या हो गई। अब चलते हैं अपने 17वें और आखिरी प्रश्न की तरफ आज के। निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन ए है INS करंज, ऑप्शन बी है INS बेला, ऑप्शन सी है INS वागीर और ऑप्शन डी है INS कलवारी। तो ये कौन सा है जिसे जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था? ये है ऑप्शन सी INS वागीर। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, 23 जनवरी 2023 को स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं स्टील्थ पनडुब्बी INS वागीर को मुंबई में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। कब किया गया? 23 जनवरी 2023 को स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं स्टील्थ पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ठीक है, तो दोस्तों आज के ये 17 प्रश्न थे जो PCS 2023 की परीक्षा में साइंस और टेक्नोलॉजी से आए हुए प्रश्न थे। ठीक है, तो इन प्रश्नों को हमने सॉल्व किया। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है कि हम सब्जेक्ट वाइज अलग अलग विषय से कितने प्रश्न आते हैं उसको सॉल्व करा रहे हैं? आपको यह करके कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।
साथ ही अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसे लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें और बेहतर करने का मोटिवेशन मिलेगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि हम जैसे ही कोई अगला टॉपिक अपलोड करें, अगला कोई टेस्ट सीरीज अपलोड करें, तो सबसे पहले जानकारी आपको मिल जाए। ठीक है, तो इसको मेहनत से पढ़िएगा। हमारा प्रयास रहेगा कि आपको एक बार एग्जाम कांकर्स चैनल पे जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसको एक बार सॉल्व करने के बाद आपको दोबारा किसी जगह या दोबारा से उसके संबंध में पढ़ने की कोई ज़रूरत न पड़े, इसीलिए हम उसकी व्याख्या पूरी दे रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।